Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel that is World Student Scope. हम कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने किया एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, ठीक है। हमने किया कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हमें करना है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, वी हैव ऑलरेडी डन दिस पार्ट। और अब आप मुझे बताएंगे जल्दी से कि क्या फॉर्मूला होता है। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, आई विल चेंज द कलर ऑफ इंक, वेट अ मिनट, ओके। सो अगर कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है तो हमने ये देखा कि उस सारा का सारा जो चार्ज है वो सरफेस पर आ जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। चार्ज कुछ भी अंदर नहीं रहता है। सो कंप्लीट चार्ज इज ऑन सरफेस, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज कर सकते हैं। अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाहर लाई करता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द फील्ड, आउटसाइड अगर वो पॉइंट लाई करता है, सो इट इज के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। सो आउटसाइड इट इज के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सो दिस इज सेम एज कि अगर ये सारा का सारा चार्ज सेंटर पर होता है ना, और ये एक पॉइंट चार्ज होता। सो दिस इज गिविंग अ सेम रिजल्ट। ये वैसा ही रिजल्ट हमें दे रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस पर ही हमें कैलकुलेट करना है, सरफेस पर किसके, इस स्फीयर के सरफेस पर ही अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, क्योंकि जो स्मॉल आर डिस्टेंस है वो क्या रह जाता है, कम होकर वो सिर्फ कैपिटल आर, यानी कि ये जो रेडियस है इतना ही रह जाता है, राइट। एंड इट बिकम्स के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और ये जो रेडियस है वो स्फीयर की रेडियस है। और अगर हम इनसाइड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर इट इज जीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम करने वाले हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग की जगह पर हम नॉन कंडक्टिंग करेंगे, तो जो इनसाइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बस यही चेंज होने वाला है, ओके। बाकी दोनों तो हम देखेंगे कि सेम ही रिजल्ट रहेगा, बट दिस पार्ट विल चेंज। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 14 है ये, और हम देखेंगे नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है। यूनिफॉर्म का मीनिंग यही है कि जो चार्ज है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्म है, यानी कि उसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट इज रो, वो क्या है, कांस्टेंट है, ओके। ये रो हर जगह पर, आप इस स्फीयर के अंदर कहीं भी चले जाओ वो सेम है, यहां पर यहां पर यहां पर कहीं भी रो इज अ कांस्टेंट, ओके। इस रो का मीनिंग क्या है, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो चार्ज है इस टाइम पर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लेट से कैपिटल क्यू चार्ज है हमारे पास इस कंप्लीट वॉल्यूम में, ओके। और इस स्फीयर की रेडियस को हम मान लेते हैं कैपिटल आर, ओके। तो अब ये जो चार्ज है वो वॉल्यूम में है, तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम से ही डिवाइड करना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्फीयर की वॉल्यूम तो यही होती है, राइट, 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज रो। ये जो चीज है अब क्या है हमारी रो, इसे आप याद रखेंगे, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड दिस डेंसिटी इज कांस्टेंट। तभी हम बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। अदरवाइज तो अगर चार्ज यहाँ कम है, आगे आगे जैसे जा रहे हैं, अगर बढ़ रहा है कुछ भी, अगर रो चेंज कर रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, वो तो नॉन यूनिफॉर्म हो गई ना, एक जैसा थोड़े है, राइट। अब हमें क्या करना होता है, हम गॉस लॉ को अप्लाई करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी होगी। गॉसियन सरफेस कैसी होगी, स्फीयर के केस में तो स्फेरिकल ही गॉसियन सरफेस होगी, बड़ा सिंपल है। तो चलिए हम देखते हैं गॉसियन सरफेस के साथ क्या होगा। नाउ दिस इज अ पिक्चर, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिस कैपिटल आर, मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूं, दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। और ये जो रो यहां पर बना है, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऑलराइट, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हम बात करेंगे व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर, ओके। लेट्स से ये हमारा कोई पॉइंट है P, और ये स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है, एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, ओके। सेंटर के बीच में और इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल r, ओके। सो अब क्या करना है, हमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है। लेट्स से दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, ओके। ये जो मैंने डॉटेड सी सरफेस बनाई है, यही क्या है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, ऑलराइट। ये भी स्फेरिकल है,
ये भी एक स्फीयर है 3 डायमेंशनल जिसकी रेडियस स्मॉल r है, यही डिस्टेंस स्मॉल r। ओके, अब हमें क्या करना होता है, गॉस लॉ को अप्लाई करना होता है। चलिए, गॉस लॉ कहता है कि हमारा जो फ्लक्स है किसी भी सरफेस से, गॉसियन सरफेस से, वो होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ इनसाइड चार्ज या फिर इंक्लूडेड चार्ज। जितना भी चार्ज उसके अंदर है, कितना चार्ज है इसके अंदर, इसके अंदर सारा का सारा चार्ज जो Q है वो इस स्फीयर के पास ही है ऑब्वियसली, और वो गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया है। सो आई कैन से ये चार्ज Q ही है, कैपिटल Q चार्ज इसके अंदर है। ओके, ऑल राइट। अब जो फ्लक्स की ओरिजिनल डेफिनेशन होती है वो आपको पता होगी। फ्लक्स की ओरिजिनल डेफिनेशन होती है कि हमें सरफेस इंटेग्रल करना होगा इस सरफेस पर, गॉसियन सरफेस पर। कैसे? वेक्टर E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ओके, तो अब ये जो दो वेक्टर्स हैं इनके हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर हम एक छोटा सा सरफेस मान लेंगे जो कितना है ds, उसका एरिया कितना है ds, और जो ds वेक्टर है यानी कि एरिया वेक्टर वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इस एरिया के परपेंडिकुलर। तो ये क्या बन गया, ds वेक्टर बन गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, वेक्टर E। सो बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में है यानी कि थीटा इज 0 डिग्री। और कोस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यहां पर हम कर रहे हैं दो वेक्टर्स के बीच में, और डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या देखना होता है, कोस, है ना, कोसाइन ऑफ दैट एंगल। तो यहां पर हो जाएगा इंटेग्रल। अब हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर देते हैं, यानी कि E इंटू डी एस इंटू कॉस यानी कि कोसाइन ऑफ 0 डिग्री। ओके, दिस इज कॉस 0, और वो हमें पता है 1 होता है। और इस साइड में क्या है, कैपिटल Q, क्योंकि अंदर जो चार्ज है Q इनसाइड इज टोटल चार्ज Q। ओके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो, अब cos 0 1 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंप्लीट सरफेस पर कांस्टेंट होनी चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज है, और वैसे भी इस सरफेस के हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो स्मॉल r ही तो है ना। तो जब डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल बिकम E, क्योंकि वो कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। इंटेग्रल हमें करना होगा किसका, सिर्फ ds का। दिस ds इज ओनली लेफ्ट, cos 0 तो 1 होता है। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए, अब ये जो ds का इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, ये छोटे छोटे जब सारे एरिया हम ऐड कर लेंगे तो इस बड़े वाले स्फीयर का, यानी कि जो हमारा गॉसियन सरफेस भी है, इसका सरफेस एरिया बन जाएगा, एंड दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। और r कौन सा, ये वाला, क्योंकि हम इस बड़े वाले स्फीयर का एरिया देख रहे हैं तो यही वाली रेडियस यूज करनी चाहिए। ओके, सो इट विल बी E जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ओके, ये सरफेस एरिया हो गया। दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑल राइट, अब ये जो पार्ट है सारा का सारा राइट हैंड साइड में हम ले जाएंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब ये इन साइड के लिए है तो हमें यहीं सॉल्व करना है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, चलिए, इट विल बी, वेट, देखिए Q जो हमारा चार्ज है डिवाइडेड बाय 4 पाई, नीचे चला जाएगा 4 पाई, एप्सिलॉन नॉट वहाँ पहले से है, और r स्क्वायर भी हमारे साथ ही गया है लेफ्ट साइड से। सो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट K, चार्ज Q था, अपॉन में r स्क्वायर। ऑलराइट, ये तो सेम रिजल्ट आ गया जो हमने कल कंडक्टिंग स्फीयर के लिए किया था। तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, जब पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर होता है, ओके, जब पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है और आपका जो चार्ज है वो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे वो सरफेस पर हो, अगर कंडक्टिंग होगा तो सरफेस पर होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा तो वॉल्यूम में होगा। बट आप उस सारे चार्ज को क्या कर सकते हो, सेंटर पर एज्यूम कर सकते हो और उसे एक पॉइंट चार्ज मान लोगे। ठीक है, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन r स्क्वायर, ये स्मॉल r स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो यही हमारा रिजल्ट है। नाउ लेट मी राइट इट, लास्ट में हम लिख देंगे, इसको कंक्लूड करेंगे जब। ठीक है, सो फिलहाल हमारा रिजल्ट यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस।
ओके, सेम रिजल्ट मिला है हमें। हम सारे जो चार्ज को कहाँ मान सकते हैं, सेंटर पर एज अ पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे। ओके, चलिए इनसाइड द स्फीयर यानी कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है P वो अंदर लाई करेगा स्फीयर के, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अंदर है तो हमें क्या करना होगा, एक गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से ड्रॉ करनी होगी जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पास हो, ठीक है। और इस टाइम पर गॉसियन सरफेस सारे के सारे चार्ज को इंक्लूड नहीं कर पा रही है, ऑब्वियसली कुछ ये वाला जो चार्ज है वो बच गया है, लेफ्ट आउट। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो टोटल चार्ज तो नहीं है, आई विल राइट क्यू डैश, ठीक है। कितना चार्ज है, सिर्फ क्यू डैश, जो ये इस वॉल्यूम में आ सकता है। आई एम सॉरी, दिस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल आर, और जो बड़ा वाला स्फीयर है जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तो ऑलरेडी उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। ओके, एंड ये है क्या, रो, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि क्यू डैश कितना चार्ज है, ये जो चार्ज है वो कितना है। नाउ सी, जब कंप्लीट वॉल्यूम थी, ये कंप्लीट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, कंप्लीट वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई, और ये हमें कंप्लीट रेडियस लेना होगा कैपिटल आर, 4/3 पाई आर क्यूब, तो चार्ज था क्यू। इतनी वॉल्यूम में तो टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम जानते हैं। तो वॉल्यूम अगर 1 होगी, अब यहां पर लिख देते हैं 1, ठीक है। अगर वॉल्यूम 1 होगी तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वहां पर, यूनिट वॉल्यूम में ये चार्ज कहाँ आ जाएगा, सॉरी वॉल्यूम यहाँ आ जाएगी नीचे, 4/3 पाई आर क्यूब। सो अगर यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतना चार्ज होगा, ठीक है, दिस चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंप्लीट वॉल्यूम। 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हमारी यूनिट वॉल्यूम है तो उसके अंदर इतना चार्ज है Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हमें कितनी वॉल्यूम में जानना है, ये जो Q डैश है वो कितनी वॉल्यूम में है, 4/3 पाई, और ये स्मॉल आर, ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है ना, ये जो रेडियस है, तो यहाँ पर स्मॉल आर का क्यूब होना चाहिए। इतनी वॉल्यूम में जो चार्ज है उसको हमने Q डैश बोला है, मानते हैं आप मेरी बात। सो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, यूनिट वॉल्यूम के लिए अगर हमें पता है तो जो वॉल्यूम होगी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, राइट। इस वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है यानी कि Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, करेक्ट है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3, जितनी वॉल्यूम हमें जानना है, तो 4/3 पाई और स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है। सो 4/3 पाई और 4/3 पाई, ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, Q स्मॉल आर क्यूब और कैपिटल आर का क्यूब। ओके, सो इट विल बिकम Q स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये है चार्ज जो इतनी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको हमने लेट किया था कि Q डैश मान लेते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q डैश। ओके, आई कैन राइट Q डैश इज इक्वल टू Q, ओके, जो टोटल चार्ज है स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। दिस इज द रिजल्ट। अब ये कंप्लीट रिजल्ट नहीं, अभी तक तो हमने सिर्फ यही देखा है कि इतनी वॉल्यूम में कितना चार्ज है, दैट इज Q डैश, और वो क्या है, Q स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि Q डैश यानी कि दिस वाज आवर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, उसके लिए हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की थी, दिस वन, ओके, और ये जो रेडियस है ये स्मॉल r है, टोटल जो रेडियस है वो कैपिटल R है, यानी कि इस कंप्लीट स्फीयर की, एंड दिस वाज चार्ज डेंसिटी रो। तो हमने देखा कि जो Q डैश है वो इतनी ही वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वो भी हमने कैलकुलेट किया, Q यानी कि टोटल चार्ज, यहाँ पर आया स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का क्यूब। ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इंक्लूड किया है। ऑब्वियसली वो टोटल चार्ज तो इंक्लूड नहीं कर सकती, क्योंकि गॉसियन सरफेस बहुत कम हो गई है, राइट। अब हमें लगाना है सिंपल अपना गॉस लॉ, यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू, हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला वही है, वेक्टर E
ओके, डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स गॉस लॉ यही कहता है कि फ्लक्स हो जाता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इंक्लूडेड चार्ज। अब इंक्लूडेड चार्ज क्या है, क्यू डैश। ओके, उसने सारा का सारा चार्ज इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ क्यू डैश को ही इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्यू डैश को यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो वो सेम चीज, वही प्रोसेस हमें रिपीट करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, ds। E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो दोनों के बीच में cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है। सो इट विल बिकम E हमारा इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रह जाएगा सिर्फ ds का, यानी कि ये छोटे छोटे सरफेस एरियाज। ओके, एंड दिस इज q डैश। आई शुड पुट द वैल्यू ऑफ q डैश हेयर, मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। नाउ q डैश इज q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का क्यूब, यहाँ पर होगा ही, और 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स था तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी यूज हम कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था इसीलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। इस पूरे सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही है, ऑब्वियसली हमें गॉसियन सरफेस पर ही चेक करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है उसे हम बाहर ला सकते हैं। इंटीग्रेशन रह गया सिर्फ ds का, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये जो छोटे वाला आप स्फीयर देख पा रहे हो जिसकी रेडियस स्मॉल r है, इसका सरफेस एरिया। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E ओके मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, करेक्ट है, एंड इट विल बी q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये साइड तो बिल्कुल सेम रहेगी, r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ठीक है, यहाँ पर r क्यूब है और यहाँ पर r स्क्वायर है, तो आप देखेंगे कि r स्क्वायर से ये जो r क्यूब में से 3 मतलब 2 कट जाएंगे, सिर्फ एक r ही रह जाएगा। ठीक है, नाउ दिस विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरफ हम रखते हैं क्योंकि ये तो हमें कैलकुलेट करना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में चला जाएगा तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, q अपॉन 4 पाई यहाँ से आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचा स्मॉल r और यहाँ पर रह गया कैपिटल R का क्यूब। नाउ दिस इज द रिजल्ट। ओके, अगर आप इसे ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे रख सकते हैं, अदरवाइज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कांस्टेंट k, तो k q, ओके k q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दिस वे k कैपिटल Q, ये है स्मॉल r एंड कैपिटल R क्यूब। ऑल राइट, अब कई बार ये वॉल्यूम जो चार्ज डेंसिटी है यानी कि रो, हमें पता है रो की वैल्यू क्या है, रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड रो है टोटल चार्ज Q, जो टोटल चार्ज Q था डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R क्यूब। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी रो। ओके, तो कई बार हमसे रो के टर्म्स में भी पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पता होना चाहिए हमारा जो ये रिजल्ट आया है 4 और पाई मेरे पास है, R क्यूब भी मेरे पास है, 4 पाई R क्यूब, इतना तो है। अब यहाँ पर एक 3 होना चाहिए था, है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले पार्ट में 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और 3 से डिवाइड भी कर सकता हूँ। इस डिनोमिनेटर में मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी किया, 3 से डिवाइड भी किया, सो ये क्या बन गया 4/3 पाई R क्यूब, ऊपर क्या है कैपिटल Q, सो दिस पार्ट विल बिकम कैपिटल Q 4/3 पाई R क्यूब, ये क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। ओके, ये जो पार्ट है ये और साथ में ये, ठीक है, इतना पार्ट तो हो गया रो, स्मॉल r 3 और एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, रो, ओके दिस पार्ट इज रो इनटू स्मॉल r इज द डिस्टेंस एंड इट विल बिकम 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कई बार हमें ये फॉर्म भी यूज करनी पड़ जाती है, आपको क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है, तो आप उसे डायरेक्ट यूज करो, डिस्टेंस आपको पता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये और ये तो सेम ही चीज है। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए देखा। ठीक है, सो आई एम राइटिंग दिस रिजल्ट नाउ फॉर इनसाइड एंड आउटसाइड। अभी भी हमारा एक केस जो है वो बाकी है, वो क्या है, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सरफेस के ऊपर ही हो तब हमें क्या करना होगा। ठीक है, वो हम देखते हैं, बट हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड, अब हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की ही बात कर रहे हैं, सो इट इज K
कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, ओके, K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। यहां पर भी कई बार हमें, अब इसकी जो इससे पहले K क्या था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सॉरी फॉर राइटिंग कैपिटल R, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस था वो क्या माना था, स्मॉल r डिस्टेंस माना था, आउटसाइड अगर डिस्टेंस है। कैपिटल R वाज द रेडियस ऑफ स्फीयर जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो आई शुड राइट स्मॉल r एंड आई शुड राइट स्मॉल r, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला होगा, ओके, एंड दैट्स ऑल। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, जब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो अंदर आ जाता है, उस टाइम पर हमने देखा, देखिए हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो डेंसिटी है रो, उसकी टर्म्स में रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, हम ये भी यूज कर सकते हैं, ओके। सो हमने देखा K Q, ठीक है, यहां पर आ जाता है स्मॉल r ऊपर और नीचे क्या रहेगा, कैपिटल R का क्यूब, ये हमारा रिजल्ट था। और हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो की टर्म्स में देखा, रो इंटू स्मॉल r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये भी हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में हो गया। सो ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड हो गया, अब बचा क्या, सरफेस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, सरफेस पर। सरफेस का मीनिंग होता है कि हमारा जो स्मॉल r है ना, जो डिस्टेंस था पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और सेंटर के बीच में, वो कितना हो गया, ये स्मॉल r हो गया है कैपिटल R के इक्वल, है ना। यहां पर जो स्मॉल r था, आउटसाइड का मीनिंग क्या है कि जो स्मॉल r है वो ग्रेटर देन कैपिटल R है, सही बात है। ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन कैपिटल R, यहां पर हो गया कि लेस देन कैपिटल R, और यहां पर हो गया स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि हम सरफेस के ऊपर ही हैं। तो अब हमें यही करना होगा, या तो इस फॉर्मूला के अंदर या फिर इस फॉर्मूला के अंदर स्मॉल r की वैल्यू को कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर मैं स्मॉल r को कैपिटल R यहां पर डालूंगा तो इट विल बिकम यहां पर या फिर यहां पर, तो ये यही हो जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। अगर आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं स्मॉल r को कैपिटल R, तो ऑब्वियसली ये r और नीचे r क्यूब, तो नीचे फिर से क्या बचेगा, r स्क्वायर ही बचेगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट कुछ यही होगा, ठीक है। सो दीज आर आवर फाइनल रिजल्ट फॉर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है कि वो यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ऑलराइट। वो यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, रो, ओके। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूलाज। अब हम क्या करेंगे इसके बाद में, ये सब करने के बाद में हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे, बिकॉज ग्राफिकली भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल r डिस्टेंस, ठीक है। हमें पता है जो स्मॉल r है, पहले हम लेस देन r होगा, यानी कि अंदर जब हम होंगे, फिर सरफेस पर पहुंच जाएंगे और फिर हम आउटसाइड मूव कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू 0 है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कैपिटल R के इक्वल, यानी कि हम सरफेस पर आ गए, उससे भी आगे अगर हम गए तो आउटसाइड द स्फीयर हम मूव कर जाते हैं, ओके। नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ। अब जब कंडक्टिंग स्फीयर था तो हमें पता था कि इनसाइड वाला जो पार्ट था वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ की थी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 0। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब। अभी देखिए ये तीनों चीजें तो चेंज नहीं होंगी, K कांस्टेंट है, एक अगर गिवन स्फीयर है उसके लिए टोटल चार्ज उसका कांस्टेंट है, ओके, और कैपिटल R उसकी रेडियस है तो वो भी कांस्टेंट है। चेंज क्या होगा, स्मॉल r, है ना। आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप वो बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ पर 0 वैल्यू डालोगे स्मॉल r की, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है उसके बाद में कैसे वेरी करे, लीनियरली वेरी करे। दिस इज वन वेरिएबल एंड दिस इज अनदर वेरिएबल, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लीनियर ग्राफ बनना चाहिए। तो इस तरह से कुछ लीनियर ग्राफ चला जाएगा, ओके। दिस विल वेरी लीनियरली क्योंकि दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जो स्मॉल r है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक रिजल्ट है कि अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लीनियरली वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ में, ठीक है। सरफेस पर आते ही, यानी कि जब हमारा डिस्टेंस हो गया कैपिटल R, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है,
के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वल, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये वैल्यू इतनी हो जाएगी और ये वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम है। दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो रिजल्ट है सेम है। अगर स्फीयर कंडक्टिंग है उस टाइम पर भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होगा जब हम सरफेस के ऊपर हैं, और अगर नॉन कंडक्टिंग है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, जब हम सरफेस के ऊपर हैं। ठीक है, उसके आगे हम क्या बात करेंगे, आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड के लिए हमने देखा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वैसा ही ग्राफ बन जाएगा जैसा हमने लास्ट टाइम बनाया था। ओके, कुछ इस तरह से। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या डिफरेंस आया है, अगर कंडक्टिंग था तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो जीरो था, और नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लीनियर हो गया। बाकी पार्ट तो आप देखो बिल्कुल सेम है, राइट। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स, अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो। और अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि फिर हमें अपना मेथड चेंज करना होगा। वहां पर रो को हम कांस्टेंट नहीं मान सकते क्योंकि चार्ज डेंसिटी फिर कांस्टेंट नहीं होगी। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू लास्ट टॉपिक। ओके, आज ये हो गया है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब बस हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। अभी हम देखेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने आप को। ठीक है, यहां पर हमने सिर्फ 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स लिए हैं और ये 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर 1, 2 एंड 3। ओके, अब आपको समझ नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग यहां पर क्या है। अगर हम एक स्फीयर के, दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर लेट्स से, उसके मैं सेंटर पर, बिल्कुल सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रख दूं कैपिटल क्यू, और ये स्फीयर कैसा है, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कंडक्टिंग स्फीयर से देखा नहीं जाता कि उसके अंदर कोई चार्ज हो। बेशक से ये होलो स्फीयर है, दिस स्फीयर इज होलो, मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज अ होलो बट कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, और हमने पॉइंट चार्ज को कहां रखा, उसके सेंटर पे रखा। अब कंडक्टिंग स्फीयर क्या करता है, अपने अंदर चार्ज इंड्यूस कर सकता है। कंडक्टिंग बॉडीज के अंदर ये पावर होती है ना। हमने जब चैप्टर के स्टार्टिंग में चार्जेस के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि चार्ज इंड्यूस भी किया जा सकता है। और चार्ज हम कहाँ इंड्यूस कर सकते हैं, कंडक्टिंग बॉडीज के ऊपर। नॉन कंडक्टिंग बॉडीज को तो आप इंड्यूस करके नहीं कर सकते ना चार्ज। सो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कैपिटल क्यू चार्ज आएगा, सो ये बॉडी अपने अंदर, और इंड्यूस क्या होता है, हमेशा ऑपोजिट चार्ज होता है। हमने यहाँ पर रखा पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो स्फीयर है अपने अंदर वाले सरफेस पर क्या कर लेगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर लेगा। ठीक है, और वो कितना नेगेटिव चार्ज होगा, -q। ठीक है, जितना ये चार्ज, उसका बिल्कुल ऑपोजिट चार्ज उसने अपने अंदर इंड्यूस कर लिया। हम यहाँ पर बहुत अच्छे कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि जितना चार्ज हमने रखा उसका बिल्कुल ऑपोजिट चार्ज उसने इंड्यूस कर लिया। अदरवाइज इंड्यूस करते हुए थोड़ा बहुत वो कम ही चार्ज इंड्यूस कर पाता है, बट वी आर कंसिडरिंग आइडियल केस। ओके, तो अगर इसके अंदर वाले सरफेस पर नेगेटिव -q चार्ज हो गया तो आउटसाइड जो बाहर वाले स्फीयर पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। मतलब जो स्फीयर का जो लेयर है ना, जो स्फीयर की जो लेयर है, क्योंकि वो तो होलो स्फीयर है, तो उस लेयर के अंदर क्या होगा, चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। चार्ज क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो सारा का सारा अंदर आ जाएगा उसके अंदर वाली लेयर पर, और जो बाहर जो लेयर है वहां पर ऑब्वियसली जब नेगेटिव चार्ज अंदर वाली लेयर पर आ गया तो बाहर वाली लेयर पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। यही होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्योंकि हमने रखा कहां पर था, उसके सेंटर पर। अब वो चार्ज वहीं रहना चाहिए, लेकिन कंडक्टिंग जो बॉडीज होती हैं वो अपने आप को इंड्यूस कर लेती हैं ऑब्वियसली, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इस सिचुएशन में अगर आप देखें, ये होलो स्फीयर था, हमने चार्ज सेंटर पर रखा, बट स्टिल चार्ज कहाँ आ गया, उसके सरफेस पर आ गया। अब जो सरफेस पर चार्ज आया है वो कितना है, +q, जितना हमने सेंटर पर रखा था। यानी कि चार्ज सेंटर में रहा ही नहीं, चार्ज कहाँ आ गया, सारा का सारा सरफेस पर आ गया। ठीक है, अभी भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर देखेंगे, स्फीयर के अंदर अगर आप देखोगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट विल बी 0, क्योंकि अंदर जो चार्ज है वो है ही नहीं, कोई अंदर कोई भी चार्ज नहीं है।
ठीक है, वो सारा का सारा चार्ज बाहर अपीयर हो चुका, उसके सरफेस पर आ चुका है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, आउटसाइड जब हमें कैलकुलेट करना होगा तो आपका सेम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। हम इस सारे के सारे चार्ज को सेंटर पर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। नाउ लेट्स से हम सेंटर में रखते हैं चार्ज Q, ओके, दिस इज द चार्ज विच आई हैव प्लेस्ड हियर, ओके। यहां पर मैंने रखा चार्ज 2Q, ओके, एंड जो थर्ड स्फीयर है यहां पर मैंने चार्ज रखा 3Q। रखने का मतलब ये है कि हमने इस सरफेस के ऊपर इतना चार्ज हमने रखा, तो वो ऑब्वियसली अपने आप को खुद ही क्या कर लेता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। 2Q रखा तो वो भी अपने आप को कर लेगा, और यहाँ पर तो सेंटर में रखा है Q चार्ज, ठीक है। लेकिन अब ये कंडक्टिंग बॉडीज है, तो ये जितना चार्ज हमने रख दिया सिर्फ उतना ही नहीं रहेगा, अपने आसपास के चार्ज से ये इन्फ्लुएंस हो जाएंगी, ठीक है, अपने आसपास के चार्ज से ये इन्फ्लुएंस हो जाएंगी। नाउ दिस बोथ ऑफ दीज स्फीयर्स आर कंडक्टिंग, हम यहाँ पर और यहाँ पर कंडक्टिंग स्फीयर्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हमें पता है कि जितना भी चार्ज एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर रखा जाता है वो उसके सरफेस पर आ जाता है, ठीक है। हमें पता है कि वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। सो दिस इज द बिगर स्फीयर जो कंडक्टिंग स्फीयर है, और उसके अंदर हमने Q और 2Q चार्ज रख दिया है। तो सीधी सी बात है, ये चार्ज अंदर तो नहीं रहेगा, ये जो चार्ज है ये भी बाहर आ जाएगा, यानी कि अब मैं यूज़ करूँगा रेड कलर ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ओके। दिस इज द चार्ज जो मैंने प्लेस किया, ये जो चार्जेस हैं मैंने खुद प्लेस किए हैं, Q, 2Q और 3Q। लेकिन मैं थोड़ी देर बाद में अगर देखूंगा तो ये ऐसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस स्फीयर की जो सबसे आउटर स्फीयर है यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है 6Q चार्ज, ओके। लेकिन मैंने कितना चार्ज रखा था, 3Q चार्ज रखा था। बाहर वाले सरफेस पर कितना चार्ज आ गया, 6Q चार्ज आ गया। अब सीधी सी बात है, आपका चार्ज कंजर्व्ड भी रहना चाहिए, तो अगर बाहर वाले सरफेस पर 6Q है तो इस स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पर कितना चार्ज होना चाहिए, देखो टोटल तो आपका यही रहना चाहिए 3Q, ठीक है। सो अंदर वाले सरफेस पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, -3Q। ये कहाँ पर है, इसके अंदर है, और जो 6Q है वो उसके बाहर है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं जो हमारा स्फीयर था, देखो उसके स्फीयर के अंदर वाली लेयर में है -Q चार्ज, बाहर वाली लेयर पर है +Q चार्ज, है ना। तो टोटल चार्ज उसकी अगर हम देखें अंदर और बाहर का तो वो जीरो ही हो जाएगा, है ना। वो पहले भी जीरो था और बाद में भी जीरो है, क्योंकि हमने जो चार्ज प्लेस किया वो सेंटर में प्लेस किया। लेकिन अगर हम स्फीयर की बॉडी पर देखते हैं तो इनिशियली चार्ज वो जीरो, उसकी बॉडी पर कोई चार्ज नहीं था, और बाद में भी अगर आप ऐड करते हो तो वो जीरो ही है। तो ये चीज़ यहाँ भी फॉलो होनी चाहिए कि हमने अगर 3Q चार्ज रखा है सो आउटर लेयर और इनर लेयर का जो सम है वो 3Q ही बनना चाहिए, ठीक है। सो इट इज 6Q -3Q, यानी कि वो 3Q है। अगर यहाँ पर -3Q है तो इस जो सेकेंड स्फीयर है इसकी बाहर वाली लेयर पर एग्जैक्टली सेम चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि +3Q, ओके। ये इसकी बाहर वाली लेयर पर हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर 3Q चार्ज इंड्यूस हो गया इसकी वजह से। अब इसकी इनर लेयर पर हमें देखना होगा इनर लेयर में क्या चार्ज होगा। अगेन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि इस सेकेंड स्फीयर पर टोटल चार्ज 2Q रहना चाहिए। अगर बाहर है 3Q तो यहाँ पर होना चाहिए -Q। अंदर वाली लेयर पर कितना चार्ज होना चाहिए, -Q। तो 3Q -Q क्या बन जाएगा, 2Q। तो सम तो 2Q रहना ही चाहिए। अगर ये -Q है तो यहाँ पर ऑलरेडी +Q प्रेजेंट है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो Q चार्ज था इसने यहाँ इंड्यूस किया -Q, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम देख लेंगे बाहर वाली लेयर पर सम जो है दोनों का 2Q आना चाहिए, तो वो 3Q हो जाएगा। इस 3Q ने यहाँ पर अंदर क्या इंड्यूस किया, -3Q। तो जो बाहर टोटल जो चार्ज होगा वो 6Q होना चाहिए, ताकि जो सम है वो 3Q बन सके, ओके। सिमिलरली अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर ये जो स्फीयर 1 है इस पर हमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है वो है Q, सबसे फर्स्ट स्फीयर पर। इस बार हम सेंटर में कोई चार्ज नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर हमने रखा 2Q और यहाँ पर हमने रखा 3Q। सो अगेन सेम सिचुएशन, बस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये जो Q चार्ज है यहाँ पर कैसे इंड्यूस करेगी, आई विल यूज डिफरेंट कलर टू शो
कि ये जो इंड्यूस्ड अब रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की कैसे हो रही है। अब इस वाले स्फीयर पर क्यू चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर वो माइनस क्यू इंड्यूस कर देगा इसकी इनर लेयर पर, और इसकी बाहर वाली लेयर पर हमें 2q चार्ज चाहिए, तो अगेन इट विल बी यहाँ पर होना चाहिए प्लस 3q और माइनस q का जो सम है वो 2q बन जाएगा, ठीक है। दिस 3q विल बी माइनस 3q हेयर, वो इंड्यूस कर देगा सबसे बाहर वाले स्फीयर पर माइनस 3q इंड्यूस कर देगा, तो यहाँ पर टोटल तो 3q रहना चाहिए, इसीलिए 6q बाहर वाली लेयर पर आ जाएगा। तो सेम ही सिचुएशन है, यहाँ पर हमने बस ये 3 स्फीयर माने हैं, यहाँ पर हमने सेंटर में भी q चार्ज को रखा हुआ था, ठीक है। सो इन दिस वे चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स अगर उनके आसपास की जो बॉडीज हैं वो कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, एक बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टिंग प्लेट्स। अगर हमारे पास कुछ प्लेट्स हैं, प्लेट्स यानी कि कुछ इस तरह से, दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2, ओके, एंड लेट्स से 2 ही प्लेट की बात करते हैं फिलहाल, ऑल राइट। तो अब हमने यहाँ पर कुछ चार्ज इनको देना है, लेट्स से यहाँ पर मैंने चार्ज रखा 2q, इस प्लेट पर मैंने चार्ज दिया 2q, यहाँ पर दिया मैंने 4q। दीज आर प्लेट्स, ये भी कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, 2q और 4q मैंने दोनों प्लेट्स को चार्ज दे दिया, यानी कि जो टोटल चार्ज मैंने दिया वो क्या है 2q प्लस 4q यानी कि 6q, इतना चार्ज मैं दे चुका हूं। और अगेन यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये जो टोटल चार्ज है वो दोनों प्लेट्स में 50-50 डिवाइड हो जाएगा। तो 6q कैसे डिवाइड हो जाएगा, 3q एंड 3q, और ये जो 3q और 3q ये कहाँ पर अपीयर होगा, उनके आउटर सरफेसेस पर, यानी कि इस वाली प्लेट के बाहर यहाँ पर आ जाएगा 3q और इस वाली प्लेट के बाहर भी क्या आ जाएगा 3q, ठीक है। ये हो गया 3q, ये हो गया 3q। अब इस प्लेट पर कितना चार्ज होना चाहिए था, 2q चार्ज होना चाहिए था। सो इसका जो अंदर वाला जो पार्ट है, इस प्लेट का इनर जो पोर्शन है वहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा 3q, मुझे बनाना है 2q, तो मुझे यहाँ पर माइनस q करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए 4q चाहिए, आउटर लेयर पर 3q है तो इनर लेयर पर क्या हो जाएगा प्लस q, क्योंकि 3q और प्लस q जब हम करेंगे तो 4q बन जाएगा। सो इन दिस वे अगर यहाँ पर एक और प्लेट भी होती, थर्ड प्लेट, तब भी हम यही करते कि जितना भी चार्ज हमने उन प्लेट्स पर दिया उसको हम पहले करेंगे टोटल, ठीक है, उसका सम करेंगे और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और वो जो 2 पार्ट हैं वो सबसे बाहर वाली लेयर्स में आ जाएंगे। अगर 3 प्लेट है तो सबसे बाहर वाली दोनों प्लेट्स को हमें देखना है, वहां पर वो चार्ज आ जाएगा 50-50, ठीक है। उसके बाद हम अंदर वाली लेयर में कितना चार्ज होगा उसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज कंजर्व्ड रहना ही चाहिए। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अगर आपके पास प्लेट्स हैं तो हम कुछ इस तरह से यूज करेंगे, और अगर स्फीयर्स हैं तो हम सेम मेथड यूज करेंगे। अब प्लेट के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी डिस्कस्ड हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की वजह से हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ, यानी कि वो गॉस लॉ की एप्लीकेशन थी। और हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसे होगी अगर कभी भी कंसेंट्रिक स्फीयर्स आ जाते हैं या फिर प्लेट्स आ जाती हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डाइपोल्स। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।